नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे कार्बन और कार्बन की यौगिक, कार्बन के अपर रूप हमारी लास्ट क्लास में चल रहे थे। तो देखो, आज जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तो हम पढ़े थे क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने पढ़ लिया था। अब ग्रेफाइट पढ़ने के बाद ग्रेफाइट की संरचना भी देख ली थी। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, ग्रेफाइट के उपयोग, कि ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो ग्रेफाइट के देखेंगे क्या उपयोग। ग्रेफाइट हमारा टॉपिक लास्ट टाइम चल रहा था, तो टाइटल ग्रेफाइट था और ग्रेफाइट के देखेंगे हम उपयोग। अब देखो, पेंसिल आप सभी ने देखी होगी। पेंसिल में क्या होता है, जो उसकी रिफल के अंदर होती है, यानी कि पेंसिल के जो लेड होती है अंदर, तो पहला पॉइंट क्या ले लेंगे हम, पेंसिल के लेड के रूप में। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा वो जाएगा पेंसिल के लेड के, पेंसिल की लेड के रूप में, पहली बात। अब आपने सभी ने ये देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके भी जो बने होते हैं वो किन के बने होते हैं, ग्रेफाइट के। तो एक दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रोड के रूप में। और दूसरी बात, कई बार आपने सुना होगा कि स्नेहक के रूप में किसको उपयोग में लिया जाता है, तो आंसर होगा ग्रेफाइट। और दूसरी बात, जैसे विद्युत के सेल होते हैं उनको बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और इनका जो सबसे मुख्य यूज किया जाता है वो किया जाता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में पंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, ग्रेफाइट। तो देखो, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोड के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में अगर यूज की बात करें तो ग्रेफाइट को लिया जाता है। और अगर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो विद्युत जो सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के, तो विद्युत सेल के रूप में। और अगर मुख्य यूज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में। तो ये था हमारे पास क्या, ग्रेफाइट के उपयोग। अब देखो, एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है इस प्रकार की, पेंसिल की लेड में शीशा का प्रतिशत होता है। ये प्रश्न आया हुआ है ऐसे कैसे, कि पेंसिल की लेड में शीशा का प्रतिशत होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन था हमारे पास वो कुछ इस प्रकार थे, 0%, 2 नंबर ऑप्शन था वो था 60 से 70%, और जो 3 नंबर था वो था 78 से 86%, और जो 4th नंबर था वो था 90 से 92%। तो ये ऑप्शन थे ऐसे कैसे, ऑप्शन उन्होंने ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है कि पेंसिल की लेड में जो शीशा का प्रतिशत होता है कितना होता है, ये प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है। तो देखो, ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0%, क्योंकि पेंसिल की लेड में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ग्रेफाइट, ना कि शीशा। तो ये था हमारे पास क्या, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट के जो और कुछ पॉइंट थे महत्वपूर्ण, उनको हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और अब देखो, ये ग्रेफाइट के उपयोग थे। तो पेंसिल की लेड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, स्नेहक के रूप में, विद्युत सेल के रूप में, और नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं फुलरिन की। अब देखो, फुलरिन की बात करते हैं तो फुलरिन ऐसा कंपाउंड्स है जिसकी खोज भी की गई थी और इसका क्या किया गया था, निर्माण भी किया गया था। अब देखो, खोज कैसे की गई थी और निर्माण कैसे किया गया था। तो बात करते हैं फुलरिन की। तो बात करते हैं 1985 की। अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्रिस्टलीय में अपर रूप हो जाएगा, क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करेंगे तो वो हो जाएगा फुलरिन, ग्रेफाइट के बाद। और फुलरिन की बात करेंगे साथियों, तो देखो इसमें क्या होता है, बात करते हैं 1985 की।
अब देखो इसमें खोज की और निर्माण दोनों की बात करेंगे अलग अलग रूप में। देखो 1985 में क्या हुआ था, इसको खोजा गया था, यानी कि एक RF कलल था और एक क्या था, WH कीटो था। अब स्मेली नेवी था, तीन प्रकार के तीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, देखो एक वैज्ञानिक था कल, एक था कीटो और एक था स्मेली। अब ये जो कीटो, कल और स्मेली था, आपको इनको याद कैसे करना है, देखो यहाँ पर तो ये RF था, यहाँ पर WH था और ये था ओनली स्मेली, लेकिन इसके नाम के लास्ट में लग रहा था नेवी, नैनी। तो देखो नेवी और नैनी ऐसे कुछ ऐसे जुड़ा हुआ था। तो देखो याद कैसे करना है, फुलरीन है यहाँ पर ये, तो फुलरीन, देखो नाम इसमें फुलरीन, R और F इसमें आ रहे हैं, फुल यानी कि फुल और R, तो फुलरीन ऐसे याद कर लेना। और कीटो और कल दोनों समान समान दिखाई दे रहे हैं। और देखो ये स्मेली और नेवी, ये ने इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो इसी के आधार पर, इसके नाम के आधार पर इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये बात हो गई किसकी खोज की। अब देखो इसको, ये पहला मतलब कंपाउंड था जिसका पहले तो खोज हुई और फिर इसको इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब निर्माण कैसे किया गया था, देखो मैं बताऊँ आपको। इसका निर्माण क्या, मतलब निर्माण अकेले गैस होते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया इत्यादि की उपस्थिति में ग्रेफाइट को क्या किया जाता है, विद्युत आर्क की विधि के द्वारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से क्या होती है, फुलरीन प्राप्त होती है। तो बात करते हैं किसकी, इसके निर्माण की। और कब बात करते हैं, 1986 में क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार से भी इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या किया गया था, नवाजा गया था, यानी कि इनको पुरस्कार दिया गया था 1986 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से। अब देखो साथियों हुआ क्या था कि निर्माण की बात करते हैं, जैसे अक्रिय गैस हो गई हमारे पास, फुलरेन के किसकी बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं। और निर्माण की जैसे ये बात करेंगे तो हमारे पास अक्रिय जैसे गैसें होंगी, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम हो गई, नियन हो गया इत्यादि इत्यादि की, मतलब इत्यादि को क्या किया जाता है, इत्यादि की उपस्थिति में ग्रेफाइट को क्या किया जाएगा, विद्युत आर्क विधि द्वारा। ये हमारे पास जैसे ग्रेफाइट है और किस विधि के द्वारा, विद्युत आर्क विधि द्वारा, विद्युत आर्क विधि द्वारा क्या किया जाएगा, तापमान लेंगे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर इसको गर्म किया जाएगा, किसको, इसको, इनकी उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क विधि के द्वारा 2800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, साथ ही फुलरीन प्राप्त होता है। तो ये क्या था हमारे पास, फुलरीन। तो फुलरीन की बात करते हैं तो 1985 में RF कल, WH कीटो और स्मेली नेवी के द्वारा किसका खोज, फुलरीन की खोज की गई थी। और फिर दूसरी बात, इसकी खोज के साथ ही इसका निर्माण किया गया था। तो निर्माण की बात करते हैं तो अकेले गैसें जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई इत्यादि की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क विधि के द्वारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर गर्म किया जाता था, तो गर्म किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, फुलरीन प्राप्त होता है। अब देखो फुलरीन में क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण जैसे समकार्बन परमाणु संभव है। जो महत्वपूर्ण का मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे नहीं है कि 67 हो गया, 66 हो गया, ऐसे नहीं है। उसमें फिक्स महत्वपूर्ण क्या है, समकार्बन एटम संभव होते हैं। जैसे कि फुलरीन की बात करते हैं तो फुलरीन से देखो, सम का मतलब क्या हुआ, समान। आपने सुना होगा कि C60, ये क्या था, फुलरीन का एक प्रकार है C60। ऐसे ही एक था C70, एक था C80। C का मतलब यहाँ पर कार्बन को डिनोट किया जाएगा और एक था 350। तो देखो C70, C80 और C350। अब आपको ये तीनों दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है कि फुलरीन में 60, 70, 80 तथा 350 सम कार्बन परमाणु क्या होते हैं, संभव होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें सबसे स्थायी फुलरीन कौन सी होती है, इसमें सबसे स्थायी फुलरीन होती है कार्बन 60, यानी कि C60 सबसे स्थायी क्या होती है, फुलरीन होती है, और जिसे बकमिंस्टर कहते हैं। अब देखो ये बकमिंस्टर क्या होता है, बकमिंस्टर, इसको क्या बोला जाएगा, बकमिंस्टर। अब ये बकमिंस्टर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि देखो C60 जो फुलरीन है वो क्या है, एक स्थायी फुलरीन होती है जिसको बकमिंस्टर के नाम से बकमिंस्टर कहा जाता है। अब ये देखो बकमिंस्टर क्यों कहा जाता है, एक वैज्ञानिक था अमेरिका का प्रसिद्ध क्या था, एक वास्तुकार था, और जिसका क्या नाम था, बकमिंस्टर नाम था। और जिसके नाम, उस वास्तुकार के नाम के आधार पर क्या किया गया, C60 फुलरीन का
नाम रखा गया बकमिनिस्टर, यानी कि उसके सम्मान में। तो ये बात है हमारे पास किसकी, फुलरेन की। ठीक है, इस बकमिनिस्टर वास्तुकार के नाम के आधार पर फुलरेन का नाम क्या रखा गया, बकमिनिस्टर। अब देखो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस फुलरेन को बकमिनिस्टर कहा जाता है, ये प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा। तो ये C60 और C60 को क्या बोला जाएगा, बकमिनिस्टर। क्यों नाम पड़ा इसका, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, उसी के नाम के आधार पर क्या किया गया, इसका नाम रखा गया। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको फुलरेन की, ये आपको भी याद रखना है। तो और ये वैज्ञानिक थे जिसने खोज की बात करेंगे, तो खोज को भी आपको याद रखना होगा। और फिर इसके निर्माण में तो अक्रिय गैस जैसे हीलियम और नियोन, इनकी उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क विधि के द्वारा 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फुलरेन प्राप्त हो जाती है। अब देखो फुलरेन एक फुटबॉल जैसी कैसी संरचना होती है, आपको पता है कि जो फुलरेन होती है उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे क्या बोला जाएगा, बक्की बॉल भी कहते हैं। तो अब ये बक्की बॉल भी किसका नाम होता है, बक्की बॉल। अब देखो बक्की बॉल की बात करते हैं तो किसका नाम होता है, फुलरेन का ही नाम होता है बक्की बॉल। अब क्यों होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फुलरेन फुटबॉल जैसी संरचना वाला यौगिक होता है, अतः इसे क्या बोला जाएगा, बक्की बॉल भी कहते हैं। ये बात हो गई। अब देखो फुलरेन में क्या होते हैं, फुलरेन में 2 प्रकार की बलें पाई जाती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार। कैसे पाई जाएगी, देखो इधर देखते हैं अपन, हमारे पास ये फुलरेन है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की बलें कैसे पाई जाती है, जैसे ये फुलरेन एक, ये 2, तो इसमें एक तो फुलरेन पाई जाएगी ये, और एक पाई जाएगी पंचकोणीय बल है, एक 6 कोणीय की षष्ठ कोणीय बल है, और दूसरी कैसी हो जाएगी, पंचकोणीय बल है। अब देखो इसमें इन बल की संख्या होती है कितनी, 32। कितनी होती है, 32। लेकिन इसमें कितनी होंगी, 20 तो ये हो जाएगी, और 12 पंचकोणीय बल हो जाएगी। आई बात समझ में। इनमें टोटल फलक कितने होते हैं इस फुलरेन में, इसमें टोटल फलक होते हैं कितने, 32। और उस 32 फलक का मतलब होता है फेस, और इस फेसेज का मतलब हो गया फलक, और इस फलक की जो संख्या होती है फुलरेन में होती है 32। और उन 32 में से 20 तो कैसे होंगे, षष्ठकोणीय, और जो 12 हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, पंचकोणीय बल्ले वाले हो जाएंगे। अब देखो फुलरेन में क्या होगा कि 20 बल्ले षष्ठकोणीय तथा 12 बल्ले पंचकोणीय होती है। ये बात सही है यहाँ तक, ठीक है। अब पंचकोणीय बल्ले क्या होती है, जो षष्ठकोणीय बल्ले होंगी, ये जो पंचकोणीय बल्ले है ये क्या करेंगे, ये जो षष्ठकोणीय बल्ले है इनमें क्या हो जाती है, संगलित हो जाती है। देखो ऐसी हो जाती है, संगलित हो जाती है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि किस में कौन सी संगलित हो जाती है। तो जो देखो ये बड़ी है, ये मान लो ऐसे मान लो इसमें बल्ले कितनी है, 20 भी है, ज़्यादा भी है, तो इसको उठाकर छोटे को बड़े में शिफ्ट कर देंगे। ऐसे आप याद कर लेना कि पंचकोणीय बल्ले षष्ठकोणीय बल्ले में क्या हो जाएगी, संगलित हो सकती है। ठीक है, ये बात होगी। अब देखो फुलरेन में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे मान लो ये कार्बन है यहाँ पर, ये एक कार्बन हो गया। अब इसके 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये तीनों कार्बन होते हैं यहाँ पर। इसमें होता क्या है कि फुलरेन में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें लास्ट में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, चौथा इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, जो पूरी बल्ले में क्या करता है, विस्थानीकृत करता है, यानी कि घूमता रहता है। अतः फुलरेन में क्या पाया जाएगा, एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। एरोमेटिक का मतलब आप समझते होंगे। देखो इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है, जो क्या करता है, फुलरेन बल्ले में क्या करेगा, विस्थानीकृत होता रहता है। विस्थानीकृत होता रहता है। विस्थानीकृत का मतलब आप जानते हो कि घूमना, बल्ले में क्या करना, घूमना। तो ये क्या होता है, अगर विस्थानीकृत होता है तो फुलरेन के जो गुण होंगे वो कैसे होंगे, एरोमेटिक गुण होंगे। अब एरोमेटिक क्या होते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगा, कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी यहाँ पर, और ये ऐसे कैसे, और ये ऐसे कैसे, यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि कमी को दर्शाएगा। फिर ऐसे ही करके आगे ये बेलें चलती रहती है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये क्या होता है, एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। ये बात हो गई किसकी, फुलरेन की। अब इसके बाद देखते हैं क्या, ये जो फुलरेन होती है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड की लंबाई तो कितनी होती है, और द्विबंध की लंबाई कितनी होती है। तो एक तो बात करते हैं 143.2 की,
देखो एक हमारे पास हो जाएगा 143.2 pm और एक होता है 138.7 pm। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो होता है 143.2 pm यानी कि पिकोमीटर, तो इसमें क्या होगा, सिंगल सिंगल कार्बन के मध्य की जो बंध लंबाई होगी, यानी कि कार्बन फ्लोरीन के सिंगल कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध की जो लंबाई होती है वो होती है 143.2 पिकोमीटर। लेकिन अगर द्विबंध की लंबाई की बात करते हैं तो 138.7 पिकोमीटर की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, फ्लोरीन थी। एक बार फिर फ्लोरीन के बारे में फिर से गौर करना। देखो ये फ्लोरीन हमारे पास 1985 में इसकी खोज की गई थी। RF कल और WH कीटो स्मेलिनेवी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और जिन तीनों को 1986 में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद बात करते हैं निर्माण। पहला कंपाउंड था, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है जिसका पहले खोज हुई, फिर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो देखो इसका निर्माण कैसे होगा, अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, ये दोनों ये क्या है, अक्रिय गैसेज होती है। ETC की उपस्थिति में ग्रेफाइट को अगर विद्युत आर्क विधि के द्वारा 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, फ्लोरीन का निर्माण होता है। फिर हमने आगे बात की किसकी, कि जो फ्लोरीन होते हैं वो समकार्बन परमाणु में होते हैं, जैसे कि 60 C60 C70 C80 और C350, जो कि एक सम संख्या में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक का मतलब यहाँ पर कार्बन होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या, कि फ्लोरीन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल के समान होती है, इसलिए इसको कैसे क्या बोला जाता है, बक्की बॉल भी कहा जाता है। ये हमने बात की। और इसको बकमिनिस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक अमेरिका का प्रसिद्ध वास्तुकार था जिसके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया, बकमिनिस्टर रखा गया। फिर हमने बात की कि फ्लोरीन का एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से क्या करता है, जुड़ा रहता है। और फिर इसके बाद हमने बात की कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, वलय में विस्थानीकृत रहता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि जो फ्लोरीन होती है वो कौन सा गुण दर्शाती है, वो करती है, वो जो गुण दर्शाएगी वो दर्शाएगी एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या होता है मैंने ये भी आपको बता दिया। और दूसरी बात वह कंपाउंड जो हक्कल के नियम का क्या करे, पालन करे, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। हक्कल का नियम क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। अब जैसे 4n+π इलेक्ट्रॉन, ये हक्कल का रूल होता है, नियम होता है। इस नियम का पालन जो भी यौगिक करेंगे वो क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। फिर हमने इसके बाद बात की कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड के मध्य की जो बंध लंबाई होती है वो होती है 143.2 पिकोमीटर। और अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो थोड़ी घटकर कम हो जाती है, और वो उस लंबाई की बात करते हैं तो 138.7 पिकोमीटर होती है। और फ्लोरीन में दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं, वलय पाई जाती है। लेकिन टोटल फेस साइज की बात करते हैं, फलक की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, टोटल फेस या फ्लक्स की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिनमें से 20 क्या होंगे, षष्टकोणीय होते हैं और 12 कैसे होंगे, पंचकोणीय होते हैं। अब करना क्या है कि इनको उठाकर इसमें शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि संकलित किया जा सकता है इसमें। ये बात हो गई किसकी, हमारे पास फ्लोरीन की। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, फ्लोरीन के उपयोग। अब देखो फ्लोरीन के उपयोग की बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम पदार्थ के क्या होते हैं। तो प्राकृतिक गैसों और जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उनका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है फ्लोरीन के द्वारा। अब देखते हैं इसके बाद क्या, यूज ऑफ फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के उपयोग। अब बात करते हैं अपन क्या, फ्लोरीन के उपयोग। तो मैं यहाँ पर हेडिंग टाइटल डालता हूँ क्या, फ्लोरीन के उपयोग। अगर मैं फ्लोरीन के उपयोग की बात करता हूँ तो देखो पहला जो उपयोग हो जाएगा वो हो जाएगा आणविक बीयरिंग बनाने में। आणविक बीयरिंग बनाने में। आणविक बीयरिंग बनाने में। और दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर तो वो हो जाएगा क्या, प्राकृतिक गैसें व पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें व पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाएगा, शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाएगा, फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक होता है अति टेम्परेचर, यानी कि उच्च
नहीं, अति उच्च ताप पर फुलरिन विद्युत का क्या करती है, अतिचालक होती है। अतः इसका यूज जो होगा वो किस में किया जा सकता है, तकनीकी क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप नोट से ध्यान से सुनना कि जैसे अति क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर। अति उच्च ताप पर फुलरिन विद्युत का क्या करती है, अतिचालन करते हैं, यानी कि अतिचालक हो जाती है फुलरिन। तो ऐसे इसका यूज किस में किया जाएगा, तकनीकी क्षेत्रों में किया जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लेना आप कि अति उच्च ताप, अति उच्च ताप पर फुलरिन क्या हो जाएगा, विद्युत का अतिचालक हो जाता है। ठीक है, फुलरिन विद्युत का क्या हो जाएगी, अतिचालक हो जाती है। ताप पर फुलरिन विद्युत का अतिचालक अतः इसका यूज, क्योंकि तापमान की बात करेगा तो मतलब साफ सी बात यह है कि विद्युत जो भी युक्तियाँ होती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती है, उनमें क्या किया जाएगा, इनका उपयोग किया जाता है। ये बात होगी साथियों किसकी, हमारे पास फ्लोरीन के उपयोग की। देखो आणविक बियरिंग बनाने में, प्राकृतिक गैसों व पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाएगा, फ्लोरीन का। और देखो अति उच्च ताप पर फ्लोरीन क्या करती है, विद्युत का अतिचालक हो जाती है। अतः इसका यूज किस में किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास देखो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। इसके बाद जो क्रिस्टलीय अपर रूप में हमारे पास जो बच जाता है वो बचेगा ग्रेफिन। और ग्रेफिन 2004 के बाद किसमें आई है, चर्चा में आई है। इससे पहले क्या कार्बन का यूज़, सिलिकॉन का यूज़ ऐसे किया जा रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं ग्रेफिन की, तो ग्रेफिन देखो ग्रेफिन कितनी काम की चीज़ है, अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो बात करते हैं किसकी, ग्रेफिन की। अब आप ग्रेफिन को एक बार ध्यान से देखो, ये हमारे पास ग्रेफिन है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रेफिन। अब इस ग्रेफिन को आप एक बार ध्यान से देखो, क्या आपको इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, दो कम्युनिस्ट के दो भाग, दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। ग्रेफीन, देखो ग्रेफीन का मतलब एक हो गया ग्रेफाइट और दूसरा हो गया एल्किन। इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, ग्रेफिन बनती है। अब देखो इसको ध्यान से देखो आप, ग्रेफिन, तो देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एल्किन। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, एल्किन हो जाएगा। ग्रेफिन को अगर ध्यान से देखते हो आप, तो इसमें कितने भाग दिखाई देंगे आपको, दो शब्द दिखाई देते हैं। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है एल्किन। ठीक है साथियों, फिर देखते हैं जो ग्रेफिन होता है अत्यंत हल्की होती है, और अत्यंत हल्की होने के कारण जो चीन है जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रही है अंतरिक्ष में, वहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है, ग्रेफिन का यूज़ किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो इसकी जो खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी 1962 की हम बात करेंगे, लेकिन उस वैज्ञानिक का नाम थोड़ा बड़ा है, पीटर रॉबर्ट नॉर्मन बोहम। इनने क्या की थी, अब ये नाम है ना पीटर रॉबर्ट नॉर्मन, जो नोएम था बोहम था, ये एक ही नाम है। देखो देखो साथियों, अगर बात करते हैं खोज की, और खोज की बात करते हैं यहाँ से, तो 1962 की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो ये नाम एक है, आप तो ये कर लेना कि ग्रेफिन क्या होती है, पतली पदार्थ के रूप में पाई जाती है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अगर चोट मारेंगे तो ये पतली फैलती फैलती लंबी हो जाती है। तो जहाँ पर आपको लंबा सा नाम दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, इस ग्रेफिन की खोजकर्ता की बात हो जाएगी। तो पीटर रॉबर्ट बोहम ये क्या था। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ऐसे भी दिखाई दे, बोहम के स्थान पर बोहम हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर बोहम के स्थान पर ना भी दिखाई दे तो भी वो नाइम, बोहम नाइम, ये नाम अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये किसकी खोजकर्ता की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रेफिन की बात हो रही है। अब देखो इसके बाद हम क्या देखेंगे, कार्बन का जो आधुनिकतम जो रूप है, अपर रूप है, वो क्या है, ये आधुनिक, देखो कार्बन का आधुनिकतम रूप, अपर रूप,
क्या है, ग्रेफिन है। क्यों है, क्योंकि 2004 के बाद कार्बन के स्थान पर ग्रेफिन का यूज ज़्यादा किया जाने लगा है, क्योंकि जो ये होती है क्या, ग्रेफिन, ये सर्वाधिक क्या होती है, मजबूत अपर रूप होती है, क्योंकि लचीला भी ये क्या होता है, लचीला होता है। लचीली का मतलब ये हो गया कि अगर इसके ऊपर चोट मारी जाए तो ये टूटने की बजाय क्या होती है, एक चादर के रूप में फैलती रहती है, मतलब पतली पन्नी के रूप में ऐसे फैलती रहती है। तो ये क्या होती है कि सर्वाधिक मजबूत अपर रूप होती है। ये पॉइंट आपको अलग से याद रखना होगा, क्योंकि देखो एक होती है कि क्या, सर्वाधिक सबसे अधिक घनलाभ वाली धातु की बात करते हैं वो अलग होती है, और सर्वाधिक सबसे मजबूत धातु की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास अलग, और सबसे कठोर धातु की बात करते हैं तो वो होती है अलग। तो इन तीनों को, चारों बातों को एक साथ आप नोट कर लेना, नोट लगाकर कि सर्वाधिक मजबूत अपर रूप की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेफिन हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये नोट कर लो आप कि सर्वाधिक मजबूत अपर रूप, कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं उनमें से सर्वाधिक मजबूत अपर रूप की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेफिन हो जाएगा। क्यों है ये अपर रूप सर्वाधिक मजबूत, क्योंकि ये कैसी होती है, लचीली होती है। लचीली होगी तो आप लचीली जो भी वस्तु होगी, कोई भी चीज़ होगी, उस पर अगर चोट मारते रहो वो फैलती रहेगी, ना कि टूटेगी नहीं। अब देखो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हीरा इससे मजबूत होता है, लेकिन साथियों बात यह है कि हीरे के ऊपर अगर आप एक भारी धातु से चोट लगाते हो, चोट मारते हो तो हीरा टूट जाएगा। लेकिन ग्रेफिन क्या होती है, इसके ऊपर अगर आप चोट लगाते हो तो क्या होता है, बढ़ती रहती है, फैलती रहती है, एक चादर, एक पतली पन्नी के रूप में। लेकिन हीरे के ऊपर क्या होगा, अगर आप नीचे से कोई मजबूत धातु और ऊपर से अगर मजबूत धातु की अगर चोट करवाते हो तो हीरा टूट जाएगा, टूट सकता है, लेकिन ग्रेफिन टूटती नहीं है, वो फैलती रहती है। और एक बात और कि टाइटेनियम से 35 गुना अधिक मजबूत होती है। अब इस टाइटेनियम का क्या फंडा है ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जो टाइटेनियम होती है वो सर्वाधिक सबसे मजबूत क्या है, धातु है, लेकिन ग्रेफिन धातु नहीं है, ये एक पदार्थ है। तो देखो आप नोट लगाना इधर से, नोट, ये नोट आपको काम आएगा। अगर सर्वाधिक मजबूत धातु की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, टाइटेनियम। अगर एक और देखते हैं, अगर सर्वाधिक गलनांक वाली धातु की बात करते हैं, क्या, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास क्या, टंगस्टन हो जाएगी। लेकिन अगर देखो सर्वाधिक मजबूत धातु की बात करेंगे तो टाइटेनियम हो जाएगा। लेकिन एक हमारे पास धातु और रह गई कि जैसे ही सर्वाधिक बात करते हैं किसकी, सर्वाधिक कठोर धातु की बात करेंगे तो साथियों वो हो जाएगी हमारे पास क्या, प्लेटिनम। क्या हो जाएगी, प्लेटिनम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सर्वाधिक कठोर धातु हो जाएगी। तो देखो ये तीनों प्रश्न कितने शानदार प्रश्न है, पॉइंटों के रूप में याद रखना कि सर्वाधिक मजबूत धातु की बात करें तो टाइटेनियम हो जाएगी, लेकिन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु की बात करते हैं तो टंगस्टन हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक कठोर धातु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। कठोर में और मजबूत में समझ में नहीं आए तो हीरे में और ग्रेफिन में आप अंतर मैंने आपको समझा दिया है, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। अब देखो इसके बाद बात करते हैं क्या, ये जो होती है क्या, ग्रेफिन, ये इस टाइटेनियम से 35 गुना क्या होती है, 35 गुना अधिक मजबूत होती है। समझ में आ रही है बात। अब देखो इसमें दो बात और देख लेते हैं, एक तो बात करते हैं इसके आकार की, एक बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। शेप और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होते हैं, आकार की बात करते हैं और संरचना की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, ग्रेफिन के आकार की बात करेंगे, और आकार की बात करते हैं तो आकार होता है आयताकार। और अगर बात करते हैं किसकी, संरचना की, तो संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते के। देखो आयताकार का मतलब होगा ये। और अगर बात करते हैं संरचना की तो वो जो संरचना हो जाएगी हमारे पास कैसी हो जाएगी, मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आयताकार इसका आकार हो गया, ये इसका आकार हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ऐसे शिफ्ट होती रहती है, क्या होती रहती है इसमें, ये शिफ्ट ऐसे कैसे होती रहती है। समझ में आ रही है। तो देखो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, लेकिन इसका आकार जो होता है वो आयताकार के समान
होता है, आयत के समान होता है। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी साथियों, ग्रेफिन की। इससे पहले अगर टॉपिक को पूरा करें, इससे पहले हमें ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि ग्रेफिन का निर्माण कैसे होता है। तो ग्रेफिन का निर्माण अगर हमें करना होगा तो जिंक ऑक्साइड लेना होगा और 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या लेंगे, हम ताप लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमें ग्रेफिन का निर्माण प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रेफाइट की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफिन। तो ग्रेफिन के निर्माण की बात करते हैं, ग्रेफिन का निर्माण। तो निर्माण की बात करेंगे साथियों, तो कैसे होता है ग्रेफिन का निर्माण। तो देखो हम लेंगे ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट लेंगे तो इसमें तापमान लेंगे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिंक ऑक्साइड लेंगे यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में, यानी कि 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो लेंगे, टेम्परेचर तो लेंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में लेंगे, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में लेंगे। और ये कार्यवाही अगर हम कर देते हैं, ये रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ग्रेफिन प्राप्त हो जाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रेफिन का निर्माण की बात करते हैं तो ग्रेफाइट को अगर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, ग्रेफिन प्राप्त होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में क्या किया जाता है, जैसे डिस्प्ले हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, चिप बनाने में हो गया, तथा चीन द्वारा बनाए जा रहे जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसमें भी किसका यूज किया जा रहा है, ग्रेफिन का यूज किया जा रहा है। अभी देखो पहले हमारे जो मोबाइल्स होते थे, फोन्स होते थे, उनमें क्या प्रॉब्लम आती थी, अगर फ़ोन को ज़्यादा देर तक चला लेते थे, हम यूज में ले लेते थे, तो क्या होता था, मिस्त्री जो भी मैकेनिक होता था उसके पास ले जाना पड़ता था। क्यों, क्योंकि उसमें आईसी लगी होती थी और हमें ये सुनने को मिलता था कि इसकी आईसी फूक गई या फिर जल गई। ये बात आप लोगों के सामने ज़रूर आई होगी, घटना भी घटी होगी। लेकिन आजकल ये काम क्यों नहीं होता, क्योंकि आजकल लोग पबजी हो गई, जैसे लूडो वगैरह, ये जो गेम होते हैं पूरी पूरी रात और पूरे पूरे दिन 24 घंटे नॉन स्टॉप ये फ़ोन चलाते रहते हैं। फिर भी फ़ोन में क्या होता है, ये डिस्प्ले और जैसे माइक्रो प्रोसेसर इनकी जलने की या ख़राब होने की नौबत हमारे सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि आजकल जो ये होती है चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये किन के बने होते हैं, ये बने होते हैं ग्रेफिन के, जो क्या करते हैं अधिक तापमान को अब्जॉर्ब करके क्या कर देते हैं, आगे स्थानांतरित कर देते हैं। आप क्या करते हैं, कई बार फ़ोन को चार्ज लगाते हैं तो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, गर्म होकर वो वापस ख़राब नहीं होता, वो वैसे कि वैसे कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, क्योंकि ये सारा खेल होता है ग्रेफिन का। अगर इसकी स्थान पर अगर बात करते हैं आईसी की चिप की बात करें, तो फिर वही हमारा तो क्या होगा कि मिस्त्री के पास आना जाना ही लगा रहेगा। 2004 के बाद ये समस्याएं धीरे धीरे होती है, आज तो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गई, समाप्ति हो गई। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे पास ग्रेफिन की। तो ग्रेफिन की यूज़ की बात करते हैं तो देखो इसके निर्माण आपको पता होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में 2800 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर लेते हैं तो हमें हमें क्या प्राप्त हो जाती है, ग्रेफिन प्राप्त हो जाती है। ये बात हो गई। अब इसके बाद जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले होगी, ये सभी जो होंगी वो किन के द्वारा बनी होती हैं, ग्रेफिन के द्वारा बनी होती है। ये बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रेफिन जो कि क्रिस्टलीय प्ररूप हमारे सामने कार्बन की थे, उनको हमने पढ़ लिया। अब बचता जो है हमारे सामने दो बता है, एक क्रिस्टलीय अपरूप और एक क्रिस्टलीय अपरूप की जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कोयला की। अब कोयला क्या होता है, कोयला कैसे प्राप्त होता है, कोयला जो होता है हमारे पास उसकी बात करते हैं, कोक। ग्रेफिन के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, और ये जो धातु है नोट लगा के लिखवाई है, इसको भी याद रखना है आपको। अब देखो अपन देखेंगे क्या, एक क्रिस्टलीय अपर रूप। एक क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे जिसकी, वो करेंगे कोयला। अब देखो साथियों, ये कोयला होता है, कोल। अब ये जो कोयला होता है, कोक होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, तो देखो अगर बात करते हैं कोयला की जो जीवाश्म होता है, ईंधन जिनका क्या करेंगे हम निर्माण, वनस्पतियों के जो जीवाश्मीकरण से क्या प्राप्त होता है, जीवाश्म, और जीवाश्म की जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया से हमें क्या प्राप्त हो जाता है समय के साथ कोयला प्राप्त होता है। तो देखो
यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन कोयला की निर्माण की बात। ये कोयला हो गया, ये हमारे पास वनस्पति हो गई, फिर ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बनीकरण हो गया, क्या हो गया, जीवाश्मीकरण हो गया। और जीवाश्मीकरण का मतलब क्या हो गया, हमें जीवाश्म प्राप्त हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जीवाश्मीकरण, और जीवाश्मीकरण का मतलब ये हुआ कि जीवाश्म का निर्माण हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीवाश्म। और अगर मैं जीवाश्म का करवा देता हूँ क्या, कार्बनीकरण, अगर मैं जीवाश्म का कार्बनीकरण करवा देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, कोयला। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, कोयला। और कोयला कैसे प्राप्त होता है, देखो कोयला जो प्राप्त होने की जो विधि होगी, वो प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है। सबसे पहले कोयला जीवाश्म ईंधन है। ये आप जीवाश्म, देखो जीवाश्म का नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और फिर क्या होगा, जिनका निर्माण वनस्पतियों में जिनका निर्माण वनस्पतियों में जीवाश्मीकरण की, दिखाई दे रहा है, जीवाश्मीकरण की, जो जीवाश्मीकरण से प्राप्त जो भी जीवाश्म होंगे, ये जीवाश्म जो प्राप्त होंगे, इन जीवाश्म को क्या जाएगा, क्या, कार्बनीकरण। और कार्बनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है, फाइनली कोयला यानी कोल प्राप्त होता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, कोयला बोला जाएगा। अब देखो कोयला क्या है, क्या होता है, समाप्य ईंधन होता है, यानी कि समय के साथ क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। अब ये कोयला है, ये क्या है, समाप्य ईंधन है, यानी कि समय के साथ क्या हो रहा है, ये खत्म, समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो कोयला क्या है, एक समाप्य ईंधन होता है। अब देखो कोयले कार्बन की प्रतिशत के आधार पर भी हमें मालूम होना चाहिए। इसकी परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से गौर करिएगा आप। क्या होता है परिभाषा, कोयला जीवाश्म ईंधन में होता है जिसका निर्माण वनस्पतियों में जीवाश्मीकरण से प्राप्त जीवाश्म की कार्बनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उससे क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। मैंने आपको यहाँ तक लिखवा भी दिया और समझा भी दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद बात करेंगे क्या कि कोयले जो होता है हमारे पास, कोयले जो भी होते हैं उनमें कार्बन की प्रतिशत जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। और उन्हीं के आधार पर जो कोयला होता है वो कितने प्रकार का होता है साथियों, वो 4 प्रकार का होता है। पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया और एंथ्रासाइट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि कोयले कार्बन की प्रतिशत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि कोयले की कार्बन प्रतिशत के आधार पर, कोयला कार्बन की प्रतिशत के आधार पर 4 प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ से बनाएंगे क्या, कोयला, यहाँ पर बनाएंगे क्या, प्रतिशत, यानी किसकी प्रतिशत, कार्बन की मात्रा की। तो यहाँ पर बनाएंगे क्या, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। यहाँ से बनाएंगे हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा। अब देखो इनका जो क्रम होता है वो तो ऐसे होता है कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन अपन क्या करेंगे, इनको थोड़ा उल्टी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा, अपन को याद करने में आसानी रहेगी। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीट, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिग्नाइट, क्रम से ही। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिटुमिनस, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा एंथ्रासाइट। अब इसमें देखो आप, ये जो पीट होता है, पीट का मतलब इसमें 50 से 60 कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है 50 से 60%। और जो लिग्नाइट होता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है 60 से 70%। लेकिन ये एंथ्रासाइट होता है, इसमें 90 से 94% मात्रा होती है किसकी, कार्बन की। लेकिन जो बिटुमिनस होता है इसका आपको ध्यान रखना होगा कि 78 से 86% और 90 से 94%। ये क्रम आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों। तो देखो ये यहाँ पर कोयला कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का कोयला हो गया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट।
और इसमें हम बात करने वाले हैं कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा, और बात करते हैं पीट में 50 से 60% क्या पाई जाती है कार्बन की मात्रा, लिग्नाइट में 60 से 70 और बिटुमिनस में 78 से 86%, और जो एंथ्रासाइट होता है इसमें 90 से 94% क्या पाई जाती है। अब देखो इनमें भी अलग अलग क्या होती है, इनकी विशेषताएं होती है कि जैसे पीट हो गया और एंथ्रासाइट हो गया कि सबसे, तो सर्वाधिक अगर ऊष्मीयमान की बात करते हैं तो किसका होगा, सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि अच्छी तरीके से जलेगा, और जलेगा तो क्या देगा, उष्मा देगा। तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान की बात करते हैं तो वो कौन सा कोयला हो जाएगा, ये। और सबसे कम अगर उष्मा देगा, धुआं नहीं निकलेगी, तो सबसे कम प्रदूषण वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, कोयला कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। दो बात। और अगर बात करते हैं अगर इसमें धुआं नहीं निकलेगी, उष्मा ज़्यादा मिलेगी, तो सबसे कम क्या पाया जाएगा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा सबसे कम। और ये सब चीज़ें ये सबसे भूपट्टी में सबसे नीचे पाए जाते हैं, सबसे गहरे स्थान पर पाए जाने वाले जो कोयला होगा वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट हो गया। इनके बारे में आपको 6 बातें याद रखनी है। उन 6 बातों में 1% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो अब इनको आपको याद करने से पहले ये प्रश्न आप ऐसे बन सकता है कि किस कोयले को बुरा कोयला कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी एक एक पॉइंट की। सर्वाधिक ऊष्मीय उतारना, सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला कोयला। एक बात, अगर सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला है तो इसमें क्या होगा, कार्बन की सर्वाधिक ज़्यादा क्या पाई जाएगी, मात्रा पाई जाएगी। सर्वाधिक अगर कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी तो क्या होगा, सबसे कम प्रदूषण वाला कार्बन वाला कोयला, ठीक है। अब देखो अगर प्रदूषण कम करेगा तो इसमें जीवाश्म की मात्रा क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। तो जीवाश्म की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, जीवाश्म की मात्रा सबसे कम पाई जाएगी। और दूसरी बात, अगर सबसे गहराई में पाया जाएगा तो एक बात लिख लो आपकी भूपट्टी, पृथ्वी की जो भूपट्टी होती है, सतह होती है, उसमें उससे सबसे गहराई पे कौन सा कोयला पाया जाएगा, एंथ्रासाइट। तो लिख दो आप, सबसे गहरे स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उनको आप ऐसे कैसे नोट करना। और फिर देखो गहराई में पाया जाएगा तो इनमें क्या होगा, गहरा रंग होगा, मतलब गहरे रंग का जो कोयला होगा, गहरे काले रंग का, गहरे काले रंग का जो कोयला होगा वो कौन सा होगा, एंथ्रासाइट होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, और जो इम्पोर्टेंट बातें थी, सबसे अधिक सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला कोयला एंथ्रासाइट। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन होता है, ये जो कोयला होता है, कार्बन नहीं कोयला, ये क्या करता है, यानी कि ये 98% तक अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, 98% तक। तो इस 98% से पहुंचने ही क्या होगा, हीरे का निर्माण हो जाता है, हीरे का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसके ऊपर दबाव पड़ा, बनता इससे हीरा है, क्योंकि इसके ऊपर दबाव पड़ा तो इसमें चेंज हुआ, इसके ऊपर दबाव पड़ा तो इसमें चेंज हुआ, इसके ऊपर दबाव पड़ा तो इसमें चेंज हुआ, इसके ऊपर और भी ज़्यादा क्या हुआ, गहराई में जाने के बाद तापमान का प्रभाव पड़ा तो किस में चेंज हो गया, ये हीरे में चेंज हो गया। देखो ये यहाँ से तपना स्टार्ट हुआ, हीरा कैसे बनता है, ये सबसे नीची प्रजाति का कोयला है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या पड़ा, थोड़ा सा दबाव पड़ा, तापमान पड़ा, तो ये तप कर कहाँ पर पहुंचा, लिग्नाइट में पहुंचा। और लिग्नाइट तपने के बाद कहाँ पर पहुंचा, बिटुमिनस में पहुंचा। और बिटुमिनस कहाँ पर पहुंचा, एंथ्रासाइट में। लेकिन एंथ्रासाइट की जो कार्बन प्रतिशत होती है, कार्बन की मात्रा होती है, वो होती है 90 से 94%। लेकिन और भी ज़्यादा तपने के बाद इसमें कार्बन की जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 98%। और 98% जैसी होती है, किसका निर्माण हो जाता है, हीरे का निर्माण हो जाता है। आपने खूब सुना होगा कि कोयले की खान में हीरा निकल गया, हीरा निकला नहीं है, हीरा उसी में होता है, कोयले की खान में ही पाया जाता है हीरा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब देखो ये बात होगी, अब इसका जो उल्टा सिस्टम होगा सारा इसमें होगा, सर्वाधिक ऊष्मीयमान वाला कोयला तो सबसे कम ऊष्मीयमान वाला कोयला, एक बात। और क्या हुआ कि सर्वाधिक सबसे कम प्रदूषण वाला कोयला, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वाधिक प्रदूषण वाला कोयला हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखो जीवाश्म सबसे कम मात्रा में, तो जीवाश्म क्योंकि कार्बन की मात्रा तो 50-60% पाई जाती है, तो जीवाश्म की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। तो सर्वाधिक जीवाश्म की मात्रा। और करो कुछ ना कुछ कार्रवाई। सबसे गहरे रंग का होता है ना, तो सबसे क्या होगा, हल्के रंग का
कोयला। और देखो क्या हो जाएगा, और तो ये बात किसकी हो गई साथियों, और सबसे ऊपर पाया जाता है ये पॉइंट भी आप लिख लो, सबसे ऊपर भूपृष्ठ की जो पृथ्वी की सतह होती है सबसे ऊपर पाया जाता है, ये बात भी हो गई। अब देखो आप ये पॉइंट ऐसे कैसे नोट करना, आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसको क्या बोला जाएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस कोयले को बुरा कोयला कहा जाता है। तो इसको जो लिग्नाइट होता है इसको बोला जाएगा बुरा कोयला। ये हमारी जो कोयले की इंपॉर्टेंट बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, हमने उनके सभी के बारे में डिस्कस कर लिया पॉइंट के अनुसार, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो ये बात एग्जाम में सीधे की सीधे आती है, ये ऐसे कैसे, इस सारणी को देख लेना एक बार, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाता एग्जाम्स के लिए, इतना तो काफ़ी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे, हमारे पास कोयला है, उसको बहुत ही धूमधाम तरीके से हमने पूरा कर लिया। अब भारत में क्या होता है कि एक प्रश्न आजकल क्या होता है, करंट की जो बातें होती है ज़्यादा पूछी जाती है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है, आपका सभी का दिमाग कहाँ पर काम करेगा, झारखंड के बारे में सोचेगा, लेकिन ये गलत बात है। पहले थी बात झारखंड में, लेकिन आजकल झारखंड में वो बात नहीं है कि वहाँ पर इतना कोयला प्राप्त हो रहा हो। तो अगर बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पर पाया जा रहा है फिलहाल में, प्रेजेंट में, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, आप याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं अपन क्या, कोयले कोक की। कोक जो होता है ये क्या होता है, कोक। अब एक आपने नाम सुना होगा बंजन आसवन। बंजन आसवन क्या होता है, क्योंकि ये बंजन जो आसवन होगा ये पॉइंट काफ़ी जगह यूज करने को मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कोक। केक नहीं है, कोक है, क्या है, कोक। अब देखो जब क्या किया जाता है, कोयले का बंजन आसवन किया जाता है, तो काले रंग का क्या होता है, चूर्ण प्राप्त होता है। ये पॉइंट आप नोट करना कि कोयले का बंजन आसवन किया जाता है तो काले रंग का क्या होता है, काले रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे ये कोयला हो गया हमारे पास, ठीक है, लिख लो आप, कोयले का बंजन आसवन किया जाता है तो काले रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे ही क्या बोला जाएगा, कोक कहा जाता है। ठीक है। अब देखो जो कोक होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी % तक हो सकती है, तो इसमें है ना कोक, तो अभी बंजन आसवन में आपको अभी इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ, आप नोट करना, ये 2-3 जगह काम आएगा अपने, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि बंजन आसवन होता क्या है। ये हमारे पास कोक हो गया, कोयले का जो बंजन आसवन किया जाता है तो हमें काले रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, उसे क्या बोला जाएगा, कोक कहा जाता है। अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी % पाई जाती है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी वो कितनी % होती है, तो उसकी बात करते हैं तो 85% तक क्या होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो इसका उपयोग वाहनों के जो टायर होते हैं, अगर उपयोग की बात करते हैं, उपयोग, तो उपयोग की बात करेंगे साथियों, तो क्या होगा, जैसे वाहन होते हैं गाड़ियाँ, इसका यूज़ किया जाएगा वाहनों के टायरों में भराव के रूप में। जो भराव टायर होते हैं उनके भराव के रूप में माल बोलते हैं, कि उनमें भरते हैं ना टायरों के चारों तरफ, तो उनके भराव के माल के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, कोक का उपयोग किया जाता है। और सड़क निर्माण में भी आपको पता है जो ब्लैक ब्लैक होता है वो, उसको जिसको क्या बोलते हो आप, जो जिसके द्वारा क्या बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती है। तो सड़क निर्माण में और जो औद्योगिक प्रक्रम होते हैं उनमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। आप अगर लिखना चाह रहे हो इसको तो कैसे लिखोगे, इसका उपयोग वाहनों के टायरों में भराव माल के रूप में 1 पॉइंट, दूसरा सड़क निर्माण में 2 पॉइंट, तीसरा औद्योगिक प्रक्रम में ईंधन के रूप में, बस 3 जो पॉइंट होंगे, खूब है, यूज की बात करते हैं। लेकिन अब देखो ये बंजन आसवन, अभी बंजन आसवन क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं बंजन आसवन की। जो बंजन आसवन होता है जब किसी पदार्थ को उसके गलनांक से भी नीचे उच्च ताप पर वायु की बिना, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है भंजन आसवन। ये बात आप याद रखना, बार बार नहीं, आप लिख लो, जब किसी पदार्थ को उसके गलनांक से नीचे, उसका जो गलनांक होता है जिस ताप पर वो गलता है, उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं भंजन आसवन। ठीक है, अब ये हमारे पास कोयला हो गया, कोक हो गया। अब देख लेते हैं चारकोल। अब ये जो चारकोल होता है इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। चारकोल क्या होगा, भंजन आसवन आपको पता होना चाहिए। देखो अब ये जो चारकोल होता है हमारे पास, बंधन आसवन आप फिर से एक बार नोट कर सकते हो। जब किसी पदार्थ को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भंजन आसवन बोला जाता है। अब देखते हैं चारकोल। अब चारकोल देखने से पहले हमें इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के चारकोल होते हैं। तो चारकोल होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है काष्ठ, लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। दूसरा होता है जांतव चारकोल, जो जंतु की हड्डियों के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। और तीसरा होता है रक्त चारकोल, जो रक्त के भंजन आसवन के द्वारा प्राप्त होता है। और जो फोर्थ होता है वो होता है शर्करा चारकोल। और जो शर्करा चारकोल होता है इसकी एक विशेषता होती है कि शर्करा के भंजन आसवन से प्राप्त होता है और यह सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय क्या है, अपर रूप है। सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय की बात हमने की थी तो वो बात की थी हीरे की, लेकिन सबसे मजबूत की बात अपर रूप की बात की थी तो हमारे पास ग्रेफीन थी। लेकिन सबसे शुद्ध अगर अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करते हैं तो वो होता है शर्करा चारकोल। तो देखो बात करते हैं चारकोल की। चारकोल देख होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ऐसे किसी नोट करना। तो देखो पहला होता है क्या, काष्ठ चारकोल। दूसरा होता है हमारे पास जांतव चारकोल। और तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, रक्त चारकोल। और फोर्थ होता है हमारे पास शर्करा चारकोल। अब देखो साथियों इसमें क्या होगा, भंजन आसवन आपको पता ही है कि जब किसी पदार्थ को उसके गलनांक से नीचे उच्च तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है भंजन आसवन। अब देखो इसमें वही सिंपल है याद करना, जांतव चारकोल, रक्त चारकोल और शर्करा चारकोल और काष्ठ चारकोल। इसमें क्या होगा, ये मतलब लकड़ी के भंजन आसवन से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो लकड़ी के भंजन आसवन से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो जानता हूँ, अब जंतु में क्या पाया जाएगा, हड्डी और रक्त। तो क्या होगा कि यह जंतु की हड्डियों के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। और देखो इसे बोन ब्लैक भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद, बोन ब्लैक। वो ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोन ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड्डियों के भंजन आसवन से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यह जंतु की हड्डियों के भंजन आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बोन ब्लैक। ये बात आपको अलग से याद रखनी है। अब देखो रक्त, अब वही सीधी सी बात है कि रक्त के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। तो देखो यह रक्त के भंजन आसवन से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो ये शर्करा के भंजन आसवन से प्राप्त होगा। तो देखो शर्करा के भंजन आसवन से प्राप्त होगा। अब देखो इसमें मेन बात क्या होगी जो कि आपको याद रखनी है कि यह सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय में हीरे की बात करते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, इसकी सबसे अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। ये किसकी बात हो गई, हमारे पास चारकोल की बात हो गई। अब देखो चारकोल की यूज़ की बात करते हैं। तो चारकोल की यूज़ की बात करते हैं तो देखो इसके यूज़ की बात करेंगे, यहाँ देखेंगे यूज। अगर चारकोल की यूज़ की बात करते हैं साथियों तो देखो जो वाहनों के टायर होते हैं उनके भराव के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसके आधार पर, जैसे कोक है, कोक का भी जो वाहनों के टायर होते हैं उनके भराव माल के रूप में यूज किया जाता था। उसी आधार पर चारकोल का यूज भी वाहनों के टायरों के भराव के माल के रूप में। और एक बात होता है कि जैसे निर्वात उत्पन्न करने में, जहाँ पर निर्वात की हमें ज़रूरत पड़ती है तो निर्वात उत्पन्न करने में किसका यूज किया जाता है, चारकोल की। तो लिख लेते हैं वाहनों के टायरों के भराव माल के
रूप में, एक बात। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि निर्वात उत्पन्न करने में, निर्वात उत्पन्न करने में वाहनों के टार भराव के रूप में, है ना। और एक होता है चारकोल यानी कि सौंदर्य प्रसाधन में किसका उपयोग किया जाएगा? सौंदर्य प्रसाधन में किसका उपयोग किया जाएगा? चारकोल का उपयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो साथियों इसमें जो होगा, जैसे चारकोल मास्क होती है तो विषैली जो भी गैसें होती हैं उनको क्या किया जाता है? चारकोल की मास्क के द्वारा क्या किया जाता है? अधिशोषण कर लिया जाता है। तो चारकोल मास्क में विषैली गैसों के अधिशोषण में, चारकोल मास्क के विषैली गैसों के अधिशोषण में किसका उपयोग किया जाएगा? चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास देखो साथियों क्या हो गया? चारकोल हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं लास्ट में। ये आपको समझ में आ गया होगा कि चारकोल होते हैं 4 प्रकार के, काष्ठ चारकोल, जानतो चारकोल, रक्त चारकोल और शर्करा चारकोल। इसमें प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे एक्रिस्टली अपरूप कौन सा होता है? वो होता है शर्करा चारकोल। अब लास्ट जो बच जाता है वो बच जाता है काजल। सभी लगाते हैं क्या काजल? कज्जल या काजल। अब देखते हैं कज्जल या काजल। अब देखते हैं साथियों कज्जल का लिखिया काजल। अब ये तेल होते हैं हमारे पास, जैसे वसा हो गई, तेल हो गया, इनको क्या करते हैं? इनका अगर दहन करते हैं तो हमें काले रंग की ज्वाला के कण प्राप्त होते हैं, कण उत्सर्जित होते हैं। ये कण क्या कहलाते हैं? कज्जल कहलाते हैं। आपने सभी ने क्या किया होगा कि कोई भी मतलब मिट्टी का कलश लिया होगा, बर्तन लिया होगा ऊपर से, जिसको क्या कलश को ढकते हैं, तो क्या करते हो? आपने कई बार जलाया होगा, जैसे कज्जल होता है उसको आपने जलाया होगा, और क्या होता है उस बर्तन के चारों तरफ क्या हो जाते हैं? ब्लैक ब्लैक कण जमा हो जाते हैं, और फिर आप क्या करते हो? उनको आँख में लगा लेते हो कज्जल को। या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनकी नज़र उतारने में, या फिर टोना टान का करते हैं, उनमें करने में किसका यूज़ कर लेते हैं? काजल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि काजल कैसे प्राप्त होता है। तो तेल होगी, तेल या वसा के, अगर वसा का दहन करने पर काले रंग के ज्वाला के कण प्राप्त होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, वो ये कण क्या कहलाते हैं? कज्जल कहलाते हैं। तो तेल या वसा को दहन करने पर गहरे काले रंग के ज्वाला कण उत्सर्जित होते हैं, ये कण क्या कहलाते हैं? कज्जल कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तेल या वसा के दहन करने पर गहरे काले रंग के ज्वाला के कण उत्सर्जित होते हैं, ये कण कज्जल कहलाते हैं। और कज्जल वसा से निर्मित होता है किंतु चिकना नहीं होता। वसा से प्राप्त होता है लेकिन जलने के बाद चिकना नहीं रहता, यानी कि कज्जल वसा से निर्मित होता है किंतु चिकना नहीं होता। और देखो इसकी स्थिरता, यानी कि आसंजक या संजक को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम जेली मिलाते हैं इसमें। स्थिरता का मतलब आप जानते हो कि जब आसंजक और जो संजक बल होते हैं इनको आपस में बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पेट्रोलियम जेली इसमें मिलाई जाती है। ये बात आप याद रखना। और एक बात और कि पेट्रोलियम जेली की मात्रा 100 ppm से कम रखी जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर कज्जल में इनकी स्थिरता बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम जेली मिलाते हैं, जिसको कितने ppm इसकी मात्रा होनी चाहिए। तो पेट्रोलियम जेली की मात्रा जो होती है वो 100 ppm से क्या होती है? कम रखी जाती है, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा के कारण क्या हो जाता है? जलन संभव होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका यूज। परिभाषा आपने देख ली होगी कि तेल या वसा के दहन से प्राप्त होता है। तेल या वसा को दहन करने पर ज्वाला के करने पर काले रंग के ज्वाला कण प्राप्त होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कज्जल कहलाते हैं। और इनकी स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? इसमें पेट्रोलियम जेली मिलाते हैं। और पेट्रोल जेली की जो मात्रा होती है वो 100 ppm से कम रखी जाती है, क्योंकि 100 ppm से अधिक मात्रा अगर ले ली जाए तो आंखों में जलन हो सकती है। हम देखते हैं यूज ऑफ लैंप बैक, यानी कि कज्जल इसको बोलते हैं।
लैंप ब्रेक। अब देखते हैं क्या कि कज्जल के उपयोग। तो यूज किसके, कज्जल के, काजल के यूज। तो देखो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाहनों के जो टायर होते हैं उनके भराव के रूप में, वाहनों के टायर ब्लैक कलर के होते हैं एक बात, और दूसरी बात धातु के जो ऑक्साइड होते हैं इनमें भी किसका उपयोग किया जाता है, कज्जल का उपयोग किया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट होगा वो सभी जानते हो कि आंखों की सफाई करने के लिए और इंसान की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कज्जल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये हमारे पास है कार्बन के अपर रूप और कार्बन, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।